कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक वन बाय वन इनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चलते हैं। पहली बात, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक? ठीक है, तो आंसर दें इसका, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। तो इसका सिंपल सा आंसर है अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल a non-conducting material in the simple word में like glass, रबर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते आप। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ग्लास में करंट नहीं आता, रबर में करंट नहीं आता, वैक्स में करंट नहीं आती, दे आर डाइलेक्ट्रिक्स। सीधा सा क्या करते हैं ये, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक में, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक का रोल क्या है। इसको भी आंसर फॉर्म में देखो। नंबर वन, इसमें कहा जाता है कि व्हेन द स्पेस between the plates of conductor capacitor between the plates of a capacitor is filled by such a dielectric is filled by the dielectric। एक्सपेरिमेंट कहते हैं, एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि जो उनकी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस वो इंक्रीज कर जाती है बाय डायमेंशनलेस यूनिटलेस फैक्टर, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करेंगे, नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक क्या है वो बता दे रहे हैं आपको। डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। इनसे क्या होता है, इनको जब कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के प्लेट्स के बीच में जब ऐसे मटेरियल रखे जाते हैं तो उनकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाती है बाय द फैक्टर ऑफ कैपिटल के, दिस इज कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस चीज है, यूनिटलेस है, और ये प्री डिफाइंड होगा, मतलब आपको न्यूमेरिकल्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाता है। कुछ मटेरियल्स जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्री डिफाइंड है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के केस में अगर बात करें, वन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अदर मटेरियल्स के केसेस में भी बात कर सकते हैं। मतलब ये सभी के लिए पहले से कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम, मीडियम का मतलब उसके अंदर आपने ग्लास डाला होगा तो उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रबर डालेंगे तो उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वैक्स का अपना अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबके अपने अपने हैं। ग्लास के केसेस में जाएंगे जैसे, तो ये 5.6 के आसपास है, इस तरीके से सभी का होता है। तो ये हमको याद नहीं करना है, ये न्यूमेरिकल्स में दिए जाते हैं कि किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। और हाईएस्ट वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू, वो किसी मेटल के केसेस में हो सकती है। तो अगर हम मेटल्स के केसेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये इनफाइनाइट कही जाती है। मेटल्स के केसेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और एयर के केसेस में ये 1 जो कि मिनिमम वैल्यू, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से ज्यादा हो। ठीक है, यस सर। डाइलेक्ट्रिक क्या है और इनकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो आंसर सीधा सा है, डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से कैपेसिटेंस जो होती है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, ये चीज तभी होती है जब हमने दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसको 100%, व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज फिल्ड, यहाँ पर आप ऐड करोगे कंप्लीटली, मतलब कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी है। is filled completely by the dielectric, then the capacitance will increase by k times. As example, अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उनका कुछ अपना एक एरिया वगैरह है, प्लेट सेपरेशन है, सपोज प्लेट सेपरेशन इनके बीच में 1 मिलीमीटर का है, दोनों प्लेट्स में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस,
और इनका जो एरिया है वो डिफाइन किया जा रहा है आपका 8.85, जानबूझ करके ये एरिया ले रहे हैं 8.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। क्या कैपेसिटेंस होगी इनकी? अगर इन दोनों प्लेट के बीच में हमने एयर को रखा हुआ है तो इनके बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू, फॉर्मूला पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस नहीं, यहाँ पर एयर है तो इसमें कोई भी फिलहाल डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बिकॉज एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 है, तो इसका सिंपली तो एरिया 8.85 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85, एरिया को 1/8.85 करने ज्यादा बेटर होगा। 1/8.85, उससे क्या होगा वो कैंसिल कर जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1/8.85 और एप्सिलॉन इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻⁻3 मीटर। कितना हो गया ये कैपेसिटेंस? 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड, राइट। यानी ऐसे इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड। अब अगर हम यही दोनों प्लेट्स लें लेकिन इनके बीच में जो एयर है उस एयर को हटा करके वहां पर कुछ और रखें, आपसे कह रहा है कि सिमिलर प्लेट्स के बीच में जो गैप है, ये जो गैप इनके बीच में देख रहे हो, इस गैप के अंदर हमने कोई मटेरियल भर दिया। कैसा मटेरियल? कैसा मटेरियल इसके अंदर फिल करना है मेरे को? नॉन कंडक्टिंग। मान लो इनके बीच में हमने ग्लास इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी हम लोगों ने देखा है 5.6 है। तो जैसे ही आप इन प्लेट्स के बीच में ग्लास को रख देंगे तो उसकी वजह से अब इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 5.6 माइक्रोफैरड। हाँ सही। तो आंसर है कि वो जितना पहले आंसर आया था उसमें k और मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस कि नाउ द कैपेसिटेंस नाउ विल बी k टाइम्स द प्रीवियस कैपेसिटेंस जो कि 1 माइक्रोफैरड था, k इंटू 1 माइक्रोफैरड, एंड दैट मींस कि 5 और k इसकी 5.6 है जो कि दिया होता है, यानी कि अब ये 5.6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हो जाएगी। क्लियर है एग्जांपल? यस सर। यस सर। ठीक, कि जब प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर जो ग्लास होना चाहिए वो लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट के बीच पूरा भरा होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड ग्लास होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं हो थोड़ा सा भी एयर बचेगा तो ये आंसर नहीं आएगी। मतलब अब इन दोनों प्लेट के बीच में एयर नहीं होनी चाहिए, 100% ग्लास होगा, 100% ग्लास होगा तो आंसर ये बन जाएगा 5.6 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लाने के बाद कैपेसिटेंस का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वैसे तो कैपेसिटेंस का A एप्सिलॉन बाय D होता है। लगा देंगे कहां पर? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? तो डिनोमिनेटर। यानी कि जब कैपेसिटेंस की वैल्यू विथ डाई इलेक्ट्रिक देखी जाएगी, विथ डाई इलेक्ट्रिक, और ये आपको बार बार मेंशन करना होगा द डाई इलेक्ट्रिक मस्ट बी कंप्लीटली प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स। उस केस में ये जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी k टाइम्स कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। और हम लोगों ने कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए, कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यूज पढ़ चुके हो पहले से। और कितने टाइप के कैपेसिटेंस पढ़े गए थे? तो फर्स्ट जो टाइप था हमारा कैपेसिटर, हमने 3 टाइप के पढ़ रखे थे। पहला वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनके बीच में हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, मतलब दोनों प्लेट के बीच में सम डाई इलेक्ट्रिक विद कांस्टेंट k, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बिना डाई इलेक्ट्रिक के A एप्सिलॉन नॉट बाय D है, अगर इसमें डाई इलेक्ट्रिक है तो इसमें k मल्टीप्लाई कर ले। स्फेरिकल कैपेसिटेंस इनर रेडियस A आउटर रेडियस B, अगर इनर सरफेस में और आउटर सरफेस के बीच में आपने एक मटेरियल डाल दिया जिसमें डाई इलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट k, तो अब यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन AB अपॉन B माइनस A, जो भी आपका पहले वाला, हाँ उसमें सिर्फ k और मल्टीप्लाई कर, इस तरीके से करोगे। तो चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, तीनों में अगर दोनों कंडक्टर्स के बीच डाइलेक्ट्रिक है 100% है तो उसमें k मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। यस सर। ठीक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस बढ़ती। अच्छा, इसके अलावा
हम क्यों डाइलेक्ट्रिक डालें इसके अंदर, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से फायदा क्या है, क्या जरूरत थी हमें दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने की, मतलब क्या एडवांटेज मिलता है आपको उसमें? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, राइट, एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। पहला एडवांटेज होता है इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, करंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट फ्लो, हाँ, करंट फ्लो भी कह सकते हो, वो अभी नहीं बोलेंगे। मेजर अगर आपसे मैं पूछूं स्कूल लेवल पर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट मेजर एडवांटेज है इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, सेकंड मेजर एडवांटेज है इंक्रीज इन ऑपरेटिंग वोल्टेज, इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ये अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें क्या मतलब है इसका, इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर। और तीसरा है इंक्रीज इन द मैकेनिकल सपोर्ट। ये तीन मेजर एडवांटेज है, अब इनको एक्सप्लेन करने का पॉइंट आ रहा है। सुनो, पहले तो ये बात कंप्लीट करने दो, डाइलेक्ट्रिक क्या है? वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या होता है उनसे? कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्या फायदे हैं उसके? ये तीन फायदे हैं। ये आपके तीन बेसिक लेवल की बातें हो गई। अब इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों, मतलब इनका रीजन भी चाहिए। ऐसा क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है कि उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ जाता है? और ऑपरेटिंग वोल्टेज का क्या मतलब है, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। और मैकेनिकल सपोर्ट कैसे बढ़ती है? तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए डाइलेक्ट्रिक को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझना होगा। जितने भी पॉइंट्स हैं इनको तभी समझ पाएंगे जब डाइलेक्ट्रिक को हम मॉलिक्यूलर बेसिस पर समझें। वो अब आप अगला टॉपिक लिखो, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मॉलिक्यूलर बेसिस पर डाइलेक्ट्रिक क्या कहे जाते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है, अगर हम मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे जाए, केमिस्ट्री के बेसिस पे जाए, तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी मटेरियल हैविंग सम पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये केमिस्ट्री में आपको 100% बताया गया होगा, किन मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। किसी को कुछ आइडिया हो तो मुझे एग्जांपल बताओ, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जिसमें चार्ज partial डेवलप charge करते होता है। हैं। क्या HCl पोलर मॉलिक्यूल में आता है? यस सर, Yes, sir. H पे पॉजिटिव डेल्टा और Yes, sir. पॉजिटिव रहता है, Cl में पार्शियल। H2O Yes, sir. यस Yes, sir. क्योंकि इनमें हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि ये सब कोवेलेंट बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उस कोवेलेंट बॉन्डिंग में इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर H2O की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर O के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ डबल नेगेटिव, और 2 H एटम्स में हर एक के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। NH3 इसका एग्जांपल है इस टाइप की। तो जितने भी इस टाइप के मटेरियल्स हैं वो हमारे डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, यानी कि पोलर मटेरियल्स कह सकते हो, मटेरियल्स पोलर मटेरियल्स। क्या होता है इनसे? ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इनको हम डाइपोल कह सकते यस सर, आपने हैं, ये सब बताया। हमारे डाइपोल है। हाँ, अब क्या होता है कि सपोज हमने एक ग्लास यूज किया, ग्लास या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमने ग्लास की बात करते हैं, HCl की बात कर सकते हो, मान लो इसी की बात कर लेते हैं, कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर HCl के मॉलिक्यूल्स आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो नॉर्मल कंडीशंस होती है, नॉर्मल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम डाइलेक्ट्रिक को लेकर के एक ऐसी जगह पे चले गए हैं जिस जगह पर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ऐसा थ्योरी कहती है
कि ऐसे मटेरियल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल रैंडम तरीके से ओरिएंटेड होते हैं। रैंडम तरीके से ओरिएंटेड होते हैं का मतलब ये हुआ, हो सकता है कि एक HCl मॉलिक्यूल में, एक HCl हमने लिया है, H इधर Cl इधर, कैप्सूल के टाइप का, वो हॉरिजॉन्टल है। उसी मटेरियल के अंदर कोई दूसरा HCl मॉलिक्यूल में Cl इस तरफ है, H इस तरफ है। उसी मटेरियल के अंदर किसी और HCl मॉलिक्यूल को देखा जाए तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। मतलब कि ये सब अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर चले जाते हैं, ये सब रैंडम डायरेक्शंस में है। ये सब कब है? जब आप डाइलेक्ट्रिक को एक ऐसी जगह पर लेके गए हो जहां पर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मटेरियल आर इन रैंडम डायरेक्शंस। कोई हॉरिजॉन्टल होगा, कोई वर्टिकल होगा, कोई किसी एंगल पर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं। और ये सब डाइपोल्स हैं, ये सब डाइपोल्स हैं। और डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कई सारे डाइपोल्स हैं, लेकिन उन डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ, यानी ये डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट राइट साइड, इसका डाइपोल मोमेंट किसी टिल्टेड एंगल पर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। तो हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और इतने सारे डाइपोल मोमेंट्स होंगे और वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे। खूब सारे डाइपोल्स, खूब सारे डाइपोल मोमेंट, और उन सबका डायरेक्शन सब रैंडम, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई ऊपर, कोई नीचे। जब हम इन सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट, अगर हम बात करें इस मटेरियल का, नेट डाइपोल मोमेंट कितना बन रहा होगा। और डाइपोल मोमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड करने के लिए वेक्टर का रूल लगेगा। एक वेक्टर लेफ्ट, एक वेक्टर राइट, एक वेक्टर ऊपर तो एक वेक्टर नीचे, एक वेक्टर इधर तो एक इसके अपोजिट, यानी कि सब वेक्टर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट डाइपोल मोमेंट 0 बन जाएगा। और इस टाइप के डाइइलेक्ट्रिक को कहा जाता है कि ये अनपोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक, इट इज अनपोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक। What is unpolarized dielectric? So a dielectric in which the dipoles are randomly oriented. What is unpolarized dielectric? A material inside which dipoles are oriented in the random directions due to which the net dipole moment of that material is 0. ठीक, ये कहानी थी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अब ऐसा ही कोई मटेरियल अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, सपोज राइट साइड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 राइट साइड डायरेक्शन में, और इसके अंदर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया। ना होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई डाइपोल जाता है, कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो उसका एक बेसिक नेचर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइनमेंट करती है। ये डाइपोल के चैप्टर में बताया जा चुका है। yes. तो अभी ये सब अपनी अपनी डायरेक्शंस में है, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई ऊपर, कोई नीचे, मतलब सब बिखरे हुए डाइपोल्स। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अप्लाई करते हो, E0 का मतलब हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारे के सारे डाइपोल जो रैंडम डायरेक्शंस में थे वो एक सिस्टमैटिक डायरेक्शन में आ जाएंगे। सिस्टमैटिक डायरेक्शन में आने का मतलब ये हुआ कि ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पैरेलल सभी डाइपोल्स आ जाएंगे। तो हमारा यहां वाला जो Cl और H था, इधर वाला Cl और H, जितने भी आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले गए पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। और अब हम कहते हैं कि जो हमारा मटेरियल है ये पोलराइज हो गया।
तो व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल, अगर पूछे कि पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। और वैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जाओगे, सही आंसर आपका कि पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक? तो इट मींस सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Systematic alignment of dipoles parallel to the external electric field is called as polarization of dielectric. इससे क्या होगा, पोलराइजेशन से क्या होगा? देखिए पोलराइजेशन से क्या होने जा रहा है वो समझो। Cl पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से होगा। ठीक है, यहां तक? यस सर। यस सर। नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से अलाइनमेंट होगी इनकी। यस उससे यस उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो ये लेफ्ट साइड के जो माइनस चार्ज है, लेफ्ट साइड के ये नेगेटिव चार्जेस, इनको अगर आप अलग कर दें और राइट साइड के पॉजिटिव चार्जेस इनको अलग कर दें। इनको क्यों अलग कर रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस पर चले गए, मतलब ये बिल्कुल लेफ्ट सरफेस पर है और ये बिल्कुल राइट सरफेस पर। यस सर। बाकी सब डाइइलेक्ट्रिक के अंदर है, इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक, दीज आर ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। जो इनसाइड में है, स्लैब के अंदर, मटेरियल के अंदर, ये प्लस और माइनस मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक्सेप्ट लेफ्ट सरफेस एंड द राइट सरफेस। इंटरनल स्पेस में प्लस माइनस एक दूसरे से कंबाइंड होकर के एक न्यूट्रल स्पेस क्रिएट करेगी। यानी कि ये डाइइलेक्ट्रिक अब इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। और अब हम इस डाइइलेक्ट्रिक को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसके लेफ्ट सरफेस नेगेटिव चार्ज वहां पर डिपॉजिट हो रहा है और राइट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। और इसके अलावा जो बीच का स्पेस है, अंदर का स्पेस, ये वाला स्पेस कंप्लीटली न्यूट्रल स्पेस, टोटल न्यूट्रल स्पेस है। यहाँ पर चार्जेस सरफेस के ऊपर जाएंगे, लेफ्ट सरफेस के ऊपर, राइट सरफेस के ऊपर। इसके बाद क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, पूरा सीक्वेंस देखिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो हमारे डाइपोल के अंदर के मॉलिक्यूल रैंडमली ओरिएंटेड थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई तो सारे डाइपोल्स लीनियरली अरेंज हो गए, लीनियर अरेंजमेंट आई, सब एक पैरेलल आ गए, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। उससे क्या हुआ, मटेरियल का एक साइड नेगेटिव चार्ज पे आ गया और मटेरियल का दूसरा साइड पॉजिटिव चार्ज पे हो गया और अंदर का स्पेस जो है वो एक न्यूट्रल स्पेस बना। इसके आगे क्या होगा, ये जो प्लस और माइनस चार्ज मटेरियल के सरफेस पर आए डाइपोल्स के अलाइनमेंट करने की वजह से, ये चार्जेस भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। यस प्लस माइनस जो चार्जेस हैं, ये प्लस और ये माइनस मिल करके खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस यानी इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी बाय दिस मटेरियल। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास थी पहले से, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियरली दिख रहा है मुझे कि जो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसका जो डायरेक्शन है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। यानी मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो ऑब्वियसली इनसाइड द मटेरियल a net electric field will be developed
और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्योंकि ये माइनस हो रहा है, माइनस होने की नहीं, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। सर मैग्नीट्यूड अलग सर ये है। शील्डिंग की तरह होगा। शील्डिंग से थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग इससे। शील्डिंग नहीं है, शील्डिंग तो कंडक्टर्स में होती है। पूरी यहां से देखो ना, आप यहां से चेक करिए। पहले केस में बताओ, इस केस में हमारा जो मटेरियल है, देखिए मटेरियल हमेशा न्यूट्रल है, मटेरियल का टोटल चार्ज जीरो है। फर्क क्या है, यहां पर स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मतलब अनऑर्डर्ड वे में है। कहीं पर भी नेगेटिव पड़ा है, कहीं पर भी पॉजिटिव पड़ा है, एक टोटल अनऑर्डर्ड वे में नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या काम किया वहां पर, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ने सिर्फ ये जो बिखरा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था उसको बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया कि नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव राइट, नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव राइट, अनऑर्डर्ड को ऑर्डर्ड किया। उससे क्या हो गया कि जो हमारा मटेरियल था वो एक साइड कंप्लीटली नेगेटिव हो गया और एक साइड कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया। उससे क्या हुआ, मटेरियल ने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, लेकिन मटेरियल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी है वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जनरेट कर दी, जिस वजह से मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सब्ट्रैक्शन हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का और मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और ये ऑब्वियस है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से कम आएगा। यस सर। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर गई। इसके बाद डेफिनेशन आ रहे हैं, इसके बाद है डेफिनेशन। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ना ये एज अ डेफिनेशन कहलाती है हमारे लिए कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में ये, और इसीलिए डायमेंशनलेस कहा जाता है इसको। देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन आएगी नहीं कोई, तो यूनिट कुछ नहीं आएगी। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर पूछी जाए कि डेफिनेशन दीजिए आप इसकी, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो, किसका, किस चीज का रेशियो, तो द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन external electric field to the net electric field inside the dielectric material. Yes sir. External electric field to the net electric field inside the material, this is called dielectric constant. और क्यों ऐसा क्यों है कि मटेरियल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और मटेरियल के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? क्या रीजन है इसका कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लो है और मटेरियल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? तो उसका आंसर ये है, मटेरियल के अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से डेवलप हो गई। होता कंडक्टर में भी ऐसे ही था, लेकिन कंडक्टर में क्या होता था कि जो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली कैंसिल करते थे, मतलब जितना बाहर है उतना ही अंदर इधर आएगा, और उस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो बोली जाती थी। मतलब कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस कर सकते हैं, किस हद तक जा करके उसको रिड्यूस कर सकते हो, कितनी डिग्री तक उसको रिड्यूस किया जा सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, यही चीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मेजर होती है। यानी कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। सर वहां पे एयर में करते थे इसलिए दोनों सेम आते थे। सर ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय
resultant electric field inside the dielectric material. Question answer form में why the field inside the dielectric is less than the field outside the dielectric? Answer: inside the material there is an electric field given by the material opposite to external field. सर इसका मतलब क्या एयर में फिर ई मटेरियल नहीं बनेगा? एयर में बनेगा, एयर के अंदर भी तो मॉलिक्यूल है ना एयर में। सर पर फिर ई नेट तो इक्वल टू हो जाएगी ई एक्स7 की। एक्चुअल होता है सर मतलब K1 हो जाएगा वहाँ पे, तो फिर ई नॉट और ई नेट इक्वल हो जाएंगे ना? एयर में एक्चुअली K1 नहीं होता है, ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में K1 लिखा हुआ है। एक्चुअल में एयर का जो K है वो 1 से Yes, थोड़ा sir. ज्यादा है, एक्चुअल में 1 नहीं सब होता। बुक्स में भी एब्सोल्यूट नहीं दिया हुआ है, वो इक्वल्स टू कितना अप्रॉक्स दिया हुआ है। एयर का जो K होता है ना यार, एक्चुअली वो होता है 1.00059 एक्चुअल में। बट क्या है कि ये 0.0059 है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 1 मान लेते हैं। यहाँ तक के थ्योरी बताओ यार, आगे बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now this is definition of dielectric constant, ratio of two electric fields। कौन कौन सी? एक्सटर्नल और नेट इनसाइड द मटेरियल। तो इसको हम एक अदर वे में भी लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन को आप अदर वे में भी कह सकते हो। इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक के अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल K। ये कह सकते हैं आप। यस सर। Yes. ठीक। एज एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर कोई एक डाइइलेक्ट्रिक है और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया जाए एज 5 सपोज, और कहा जाए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर और वो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻³ या सिंपली 400 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत बेसिक एग्जांपल है। अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 20 volt. ई इनसाइड, हाँ ई इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक पूछेगा तो उसका सीधा सा आंसर है ई इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक इज आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 400, डिवाइड करें उसको बाय द डाइइलेक्ट्रिक Sorry, कांस्टेंट sir, 80. 80. इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 80 वोल्ट पर मीटर की आएगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। सीधा सा मतलब ये है इसका। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नाउ कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक, इस पे देखिएगा। सपोज 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट 1, कंडक्टिंग प्लेट 2 बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इन दोनों कंडक्टर के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक, इनके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मान लीजिए, उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। एक्चुअल में एक गैप नहीं है यहाँ पे, ये जो गैप देख रहे हो ना, मतलब डाइइलेक्ट्रिक और प्लेट के बीच में ये जो गैप दिखा रहे हैं, ये गैप एक्चुअल में 0 है, क्योंकि हमें आपको समझाना है डायग्राम साफ सुथरा बने, इसलिए थोड़ा सा गैप रखा है इधर। मतलब ये इंटेंशनली गैप रखा क्या है, बट अपने माइंड में रख के चलोगे
कि डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट को 100% टच कर रहा है, ये दोनों टच कर रहे हैं और ये दोनों भी टच कर रहे हैं। ठीक, एज यूजुअल बैटरी का काम सिर्फ इतना है, ये प्लस टर्मिनल से जो कंडक्टर अटैच है उससे इलेक्ट्रॉन लेगा और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब अगर पूछा जाए कि इस मटेरियल के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या बनेगी, तो रिकॉल करो, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता तो कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करें। जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था और एक पर प्लस क्यू चार्ज हो और एक पर माइनस क्यू चार्ज हो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो था Q by epsilon naught. Q by A epsilon. ठीक, मतलब Q by A एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उस केस में होती है जब यहाँ डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता। और इसके जस्ट पहले जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, उस थ्योरी में यही कहा गया है कि डाई इलेक्ट्रिक अपने अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक थी, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, क्या इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक के अंदर होगी, इससे ज्यादा होगी या इससे कम हो जाएगी? सर कम होगी। कम होगी। सर कम हो। और वो जो कम होगी उसमें नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक यही है। Yes sir. यानी कि जब डाई इलेक्ट्रिक हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनी। अब ये बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये चीज बाय डेफिनेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखी जा रही है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये वाला कांसेप्ट, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 माइनस पॉइंट 2 या पोटेंशियल एट 2 माइनस 1, इट इज माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन हमें वहां पर लेकिन जिन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आती है उन केसेस में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मुझे इन दोनों कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस कंडक्टर में और इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कैपिटल V के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कंडक्टर प्लस टर्मिनल से अटैच, ये वाला कंडक्टर माइनस टर्मिनल से अटैच। पोटेंशियल डिफरेंस इन दो कंडक्टर का मतलब कि इन दो टर्मिनल्स का जो कि V, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए इस कंसेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और डेफिनेशन जो कैपेसिटेंस की है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कहती है कि कैपेसिटेंस इज द चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। और इस रिलेशन से अगर हम Q by V निकालें, यहाँ वाले रिलेशन से Q by V की वैल्यू क्या बनेगा, देखो ए नॉट के बाय डी, A epsilon naught upon D. A एप्सिलॉन अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय K। तो ये उस चीज का प्रूफ हो गया कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगी, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि डाइलेक्ट्रिक पर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें K मल्टीप्लाई हो जाता है। ये उसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन की वाई द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय K टाइम्स। हालांकि ये डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किया गया है, बट रिजल्ट जनरलाइज है, वो स्फेरिकल कैपेसिटर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर दोनों के लिए। यस सर। ठीक, आगे बढ़े इससे। Yes sir. यस सर। चलो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो डेरिवेशन कर रहे हो, ये डेरिवेशन तब हो रही है, मतलब ये कैपेसिटर तब है जब हमने डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली यहां से लेकर के यहां तक कोई गैप नहीं है, कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, यहाँ भी पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक का होना चाहिए। उस केस में कैपेसिटेंस में K मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ अगर ऐसा नहीं है, मान ले अगर कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड ना होकर के पार्शियल फिल्ड है, पार्शियल फील्ड कैपेसिटर मानते हैं। जैसे कि अगर हम ये कह दें कि हमारे पास यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट और यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट, इनके बीच में डिस्टेंस है D है,
पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V है, और दोनों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक तो है, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, डाइइलेक्ट्रिक का थिकनेस वो इस डिस्टेंस से कम है। ऑब्वियसली अगर इस डिस्टेंस से कम थिकनेस होगी तो डाइइलेक्ट्रिक पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक को T मान लें और थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज लेस देन D, so that the space cannot be completely filled by this dielectric। ये K, यानी अगल बगल में, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड पर डाइइलेक्ट्रिक ना होकर के वहां पर कौन से मीडियम्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे लिए एयर हो जाएगी और यहाँ भी एयर हो जाएगी, बीच में डाइइलेक्ट्रिक आ गया। मान लेते हैं कि जो डाइइलेक्ट्रिक है वो लेफ्ट वाली प्लेट से, डाइइलेक्ट्रिक फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट वो x डिस्टेंस पे है, इसकी जो लोकेशन है लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पे, इसकी थिकनेस T है, T, इधर वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। yes sir, D minus x plus X+T। ठीक, बैटरी का काम हुआ, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए इस कंडक्टर से इस कंडक्टर के बीच, एज ए कंसीक्वेंस एक पर प्लस क्यू का चार्ज, एक पर माइनस क्यू का चार्ज। अब ये मेरा फर्स्ट स्पेस हो गया, ये सेकंड स्पेस और ये थर्ड स्पेस, और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ पर। जो मेरा स्पेस 1 है उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, और जो मेरा स्पेस 2 है उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, और जो स्पेस 3 है उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। sir, Q upon A epsilon naught space 1 और space 3। हाँ, तो राइट, पहले आप सिचुएशन को बिना डाइइलेक्ट्रिक के देखो, बिना डाइइलेक्ट्रिक, मान लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक नहीं था यहाँ, तो उस कंडीशन में इन सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता, यहाँ भी एयर होती, तो ये आंसर होता। लेकिन जो हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन पढ़ी है उस हिसाब से जिस जगह पे डाइइलेक्ट्रिक चला जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाती है, यानी कि स्पेस 2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी। उसके लिए डिनोमिनेटर में आप कैपिटल K मल्टीप्लाई करो, और मॉलिक्यूलर लेवल पर समझा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक में रिड्यूस होने का रीजन क्या है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लेस होने का वजह क्या है, क्योंकि ये डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, उस पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई, बट डायरेक्शन सबका एक ही होगा, प्लस से माइनस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड। फर्क सिर्फ इतना होगा कि स्पेस 1 में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। स्पेस 1 और स्पेस 3 में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी, यहाँ पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी, और यहाँ पर उनसे कुछ कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और अगर इस चीज को ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाना हो, इस स्टेटमेंट को ग्राफिकली प्लॉट करना हो मुझे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर डिस्टेंस मान लेते हैं, तो लेफ्ट साइड से अगर मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं लेफ्ट साइड को x बराबर 0 कर देता हूं, राइट साइड को x बराबर d कर, तो लेफ्ट साइड पर 0 से लेकर के और इस डिस्टेंस स्मॉल x तक, 0 से ये डिस्टेंस तक, इसको x की जगह a मान लो आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म होगा। तो फॉर द a डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, कांस्टेंट दिखाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। Yes. उसके बाद नेक्स्ट T थिकनेस के लिए, फॉर द नेक्स्ट T थिकनेस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम हो गई, यानी A प्लस T में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लो हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट थिकनेस के लिए जब D पर पहुंच जाएंगे फिर ये रीस्टोर हो गई और जितना पहले था उतना हो गया। इसी चीज को ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हैं। ये वाली वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इस ग्राफ की जो वैल्यू बनेगी वो Q अपॉन A एप्सिलॉन K।
इसके बाद स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3 में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब अगर पूछा जाए कि इस कंडक्टर से और राइट वाले कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लेफ्ट कंडक्टर में और राइट कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कंसेप्ट के हिसाब से लेफ्ट कंडक्टर और राइट कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो v के बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट Yes, sir. कंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट कंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से, तो इन दो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है v। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है उस हिसाब से चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस v तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है, Yes, और sir. पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो जब आप लेफ्ट Only वाले for कंडक्टर, unit. हाँ, तो लेफ्ट कंडक्टर से राइट कंडक्टर की तरफ अगर चले, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फॉर ए डिस्टेंस, फॉर द फर्स्ट ए डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस। फॉर द नेक्स्ट t डिस्टेंस, फॉर द नेक्स्ट t डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज q अपॉन a एप्सिलॉन की मल्टीप्लाइड बाय दैट t, प्लस करते जाएंगे। फॉर द नेक्स्ट डिस्टेंस, इसके बाद वाला जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस बचा आपके पास, ये a, ये t, अब क्या बचा D डिस्टेंस यहाँ minus पर, A plus x minus a plus d. d माइनस a A माइनस plus टी। हाँ, और उसमें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली है, सो q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय d माइनस a माइनस टी। ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस दो तरीके से लिख रहा हूँ। लेफ्ट साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस को v इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कंडक्टर और ये कंडक्टर बैटरी से अटैच, और राइट साइड पर क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, वो कहती है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कहती है इट इज द चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर Q है, यहां पर V है, इस V को यहां ले जाकर के डिनोमिनेटर में रख दे। ये पूरा एक्सप्रेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस का निकाला है, ये पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में रखे, तो ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंप्लीफाई भी कर लेना जरा। यहाँ पर एक्चुअली ये जो a वाला टर्म है और यहाँ पे जो माइनस a वाला टर्म है, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे। Q अपॉन Yes, a sir, एप्सिलॉन नॉट cancel. a, और यहाँ Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट माइनस a है, ये कैंसिल कर जाएंगे, बचेगा Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k इंटू टी, और एक टर्म यहाँ पर आएगा आपका Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट D. d माइनस टी, ये बनेगा। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लो इसे, मतलब ये Q कैंसिल कर जाएगा, और जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर बन जाता है a एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी अपॉन k। Yes, sir. बाकी लोग भी चेक करें। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जब डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा रखा है, पूरा नहीं, 100% डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा अगर, तो आंसर ये है। बोलो ये चीज Yes, sir. सही। Yes. Yes, sir. ठीक, ये भी एक डेरिवेशन हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है आंसर में, जो एक्सप्रेशन आ रहा है कैपेसिटेंस का, जो एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पर, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या बनता है, एक बार फिर से बोलना। अगर कैपेसिटेंस निकाले जिसमें कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक था, तो उसका रिजल्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, वो A आंसर बना था epsilon naught A epsilon naught D upon into K upon D. ये कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक का है, और ये फॉर्मूला Yes, sir. पार्शियल डाइलेक्ट्रिक का है। जब जब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस प्लेट के डिस्टेंस से कम हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. राइट,
इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये, क्या हमारे फाइनल आंसर में ये ए डिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ? फाइनल No, आंसर में ये डिस्टेंस है, No, sir. No, sir. यानी कि कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन में क्या ये चीज मैटर करती है कि ये डाई इलेक्ट्रिक लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पर है या राइट साइड से कितने डिस्टेंस पर है? no, sir. No, sir. No, sir. Sir, thickness consider कर. मतलब, हाँ, मतलब कि जो डाई इलेक्ट्रिक है वो राइट वाले प्लेट से कितने डिस्टेंस पर है, लेफ्ट वाले प्लेट से कितने डिस्टेंस पर है, ये सब तो आंसर में आ नहीं रहा। No, sir. फाइनल आंसर इसके इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वह डाइलेक्ट्रिक है। ओनली थिंग व्हिच मैटर्स इज द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लोकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मैटर नहीं कर रही कि वो इसके ज्यादा नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है, सेंटर पर रखा है हमने, कहाँ रखा है, इन सब चीजों के इंडिपेंडेंट आंसर बन सकता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास ये दो प्लेट्स है और इनके बीच में डिस्टेंस डी, एग्जांपल के फॉर्म में चल रही है, और इन सब प्लेट्स का एरिया कैपिटल ए है, और हमने क्या किया, लेफ्ट प्लेट से टच करता हुआ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, लेफ्ट प्लेट से टच करता हुआ, और डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो d/3, यानी कि जो 2d/3 का डिस्टेंस बचा आपके पास वो एयर है उसमें। अब इसमें कहा जाए कि बताओ इसमें क्या कैपेसिटेंस होगी, इस अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो रिजल्ट ये ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी। टी मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है d/3, तो d माइनस d/3 वैल्यू ऑफ टी प्लस टी अगेन d/3 और डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब इसको सिंपलीफाई करके देख लो क्या आंसर बनेगा। 15/13 A epsilon naught by 15/13 13. ए एप्सिलॉन बाय डी, ये इसका आंसर हो गया। अगर यही चीज, ये डाइलेक्ट्रिक अगर इस वाले प्लेट को टच करती, मतलब इधर 2d/3 एयर होता और इधर डाइलेक्ट्रिक होता, तो थिकनेस सेम रहती है। हाँ मतलब सेम थिकनेस। अभी डाइलेक्ट्रिक हमने लेफ्ट साइड से टच किया हुआ है, अगर यही चीज उठा करके डाइलेक्ट्रिक को इधर टच करा देते और तो इधर एयर कर सेम आंसर आता है। आंसर सेम आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की लोकेशन नहीं चाहिए हमें, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस चाहिए सिर्फ। Yes, लोकेशन से, लोकेशन के इंडिपेंडेंट आंसर होता है। बोलिए। Yes, sir. yes, sir. ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है यहाँ पर, ये जो कैपेसिटेंस निकाला है इस फॉर्मूले को यूज करके, इसको बाय सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जो भी आंसर आपका आया है आंसर नोट कर लें। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम एक ऑल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पोर्शन जो है जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, इसको हम अपना एक कैपेसिटर 1 मान लेते हैं, और ये पोर्शन जहां पर एयर है इसको हम अपना एक कैपेसिटर 2 मान सकते हैं। मतलब ये तो एक मेथड हुआ, इस फॉर्मूले का यूज कर लो। और एक मेथड ये है जिसमें पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक को एज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर देखा जाए। मतलब हम इसको ये मान लें कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिस कैपेसिटर का डिस्टेंस d/3 है और उसमें डाई इलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है, और इसके सीरीज में एक दूसरा डाई इलेक्ट्रिक है इसमें एयर फील्ड, जहां जिसमें 2d/3 डिस्टेंस है
और वो एयर है उसमें। मतलब Yes, ये जो sir. अरेंजमेंट है इसको दो कैपेसिटर मान लो, एक कैपेसिटर हो गया C1 और एक कैपेसिटर हो गया C2। C1 is the capacitor which is now completely filled with the dielectric. C1 capacitor is now completely filled with dielectric. उस केस में फॉर्मूला लगाएंगे A epsilon K by D, यानी कि C1 को लिख सकते हैं A epsilon K upon D by 3. C2 is a completely air dielectric, उसका फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला है A epsilon divided by 2D by 3. और ये दो कैपेसिटर सीरीज में मान लें। जब ऐसा करेंगे इन दोनों को सीरीज में मान लेंगे और सीरीज के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएं। दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो आती है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको लगाते हैं, ये हो गया A एप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 5 थी तो ये बन जाएगा 15 A एप्सिलॉन बाय D, 3 ऊपर चला गया, इधर से ये बन जाएगा 3 A एप्सिलॉन बाय 2D, बाकी इनको ऐड करें। वेरीफाई करो इसके आंसर को। सेम आ रहा Yes, sir. है 15/13 A epsilon naught D सेम आ रहा है। सेम ही आएगा। हाँ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये मेथड, दोनों मेथड है, एक मेथड फॉर्मूले वाला है, एक मेथड कॉम्बिनेशन वाला है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन वाला मेथड है ये थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए देता है मेरे को। अगला प्रॉब्लम देखो, दोनों कंडक्टर के बीच में सपोज D/3 डिस्टेंस जो है उसमें हमने एक डाइइलेक्ट्रिक भरा है K1, मतलब दो अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स नाउ, और बाकी के 2D/3 डिस्टेंस में एक दूसरा डाइइलेक्ट्रिक है K2, और कहा जाए कि बताइए इसमें कैपेसिटेंस क्या आएगी। तो इसको भी दो कैपेसिटर मान लें, इसको भी ऐसे मान लें कि एक कैपेसिटर हो गया मेरे पास जिसकी थिकनेस D/3 की है और विच इज कंप्लीटली फिल्ड बाय K1, और उसके सीरीज में एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी थिकनेस है 2D/3 और कंप्लीटली फिल्ड बाय K2। एक C1 कैपेसिटेंस, एक C2 कैपेसिटेंस, क्या वैल्यू बनेगी C1 C2 के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं C1 एंड C2 के लिए? तो सीरीज का लगाएंगे। पहले तो ये, पहले उसके पहले ये कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक वाला केस लगेगा A एप्सिलॉन K by D। तो C1 की जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी A एप्सिलॉन K1 अपॉन D by 3, और C2 की वैल्यू A एप्सिलॉन K2 अपॉन 2D by 3। और इसके बाद जो फाइनल आंसर लाएंगे, मतलब जो नेट कैपेसिटेंस आएगी, टोटल कैपेसिटेंस इन दोनों का सीरीज, यानी कि C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट। तो ऐसे करके हम मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स में ला सकते हैं आंसर। Yes, sir. Last. Yes, sir. इसी सीरीज में हटाए इसको। Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक,
मतलब अगर हम सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट यूज करें तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस फॉर्मूले की जरूरत होती नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम को सीरीज पैरेलल मेथड से करना चाहो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर दो बातें याद रखिए, अगर हमारा एयर कैपेसिटेंस है, एयर कैपेसिटर, और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एयर होगा तो ए एप्सिलॉन बाय डी लगा देना, और डाई इलेक्ट्रिक होगा तो ए एप्सिलॉन के अपॉन डी लगा दीजिए। यस सर। ठीक, एक और केस देखो, एक और केस जो इंपॉर्टेंट टाइप का है। इसमें क्या करना है, ये हमारे दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हो गए, और इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक जो फिल कर रहे हैं ना, वो अपर हाफ में डाई इलेक्ट्रिक भर दो। आप यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक भर देते, और लोअर हाफ, अपर पोर्शन डाई इलेक्ट्रिक, लोअर पोर्शन एयर कर दे। ठीक है, ये प्लेट्स है, ये मतलब ये प्लेट आपका बैटरी के प्लस टर्मिनल पे चला जाएगा, ये प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। अपर हाफ में डाइलेक्ट्रिक, लोअर हाफ में एयर। अपर हाफ का मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है, इधर वाला एरिया, ये एरिया a/2 है, और लोअर हाफ का एरिया ये भी a/2, और यहाँ पर हमारे लिए डिस्टेंस d। इसमें क्या कैपेसिटेंस होगी, तो पैरेलल तो हाँ, अगर अपर एंड लोअर फॉर्म में कर रहे हो, लोअर अपर फॉर्म, तो ये पैरेलल टाइप मान लो। इसमें भी दो कैपेसिटर मान ले, एक कैपेसिटर ऊपर मान ले, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट एरिया, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट का एरिया a/2 है, डिस्टेंस d है, और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक k है। और जो लोअर हाफ है इसका, लोअर हाफ, उसको भी एक कैपेसिटर मान ले, उसका भी एरिया a/2, वहां पर एयर, इसको C2 कैपेसिटेंस, इसको C1 कैपेसिटेंस। और क्योंकि ये प्लेट का अपर हाफ और प्लेट का लोअर हाफ आपस में अटैच, अपर हाफ लोअर हाफ अटैच्ड है, तो ये आपस में कनेक्ट हो गए। इधर का अपर हाफ लोअर हाफ आपस में अटैच्ड है, ये भी आपस में कनेक्ट हो गए, और इस तरफ प्लस टर्मिनल, इस तरफ माइनस टर्मिनल। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बना, पैरेलल। पैरेलल। क्या बनेगा टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पर, अगर ये पैरेलली अटैच्ड है? आंसर C1 प्लस C। नाउ C1 कितना होगा, C1, तो C1 जो कैपेसिटेंस है, लेकिन एरिया a/2 है, a/2 एप्सिलॉन नॉट और उसमें डाइलेक्ट्रिक a/2 एप्सिलॉन, उसमें डाइलेक्ट्रिक भी है, k by d अपॉन d। C2 कैपेसिटेंस, उसमें प्लेट एरिया a/2 है, एप्सिलॉन, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, अपॉन d। ये आंसर बनेगा। इसको और सिंपलीफाई कर लेंगे तो a एप्सिलॉन बाय 2d k प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस k इसका। सर ये एक बार फिर समझा दीजिए कि ये पैरेलल में कैसे हैं। पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छा, दो कैपेसिटर पैरेलल में कहने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस है मैम का, यस ये मेरा कंडक्टर है। एक सिंपल सी बात है, जब आप बैटरी अटैच करोगे मान लो कोई, तो इस कंडक्टर का अपर हाफ और कंडक्टर का लोअर हाफ, क्या ये अलग अलग टर्मिनल से अटैच है या सेम टर्मिनल से अटैच है? बोलिए, अगर एक कंडक्टर को बैटरी से अटैच कर दे तो अपर पार्ट ऑफ कंडक्टर, लोअर पार्ट ऑफ कंडक्टर, दोनों सेम टर्मिनल से तो अटैच हो रहे जाकर। सेम। तो जितना पोटेंशियल अपर हाफ का होगा उतना ही पोटेंशियल लोअर हाफ का भी होगा, और दोनों का कनेक्शन सेम पॉइंट से हो रहा है। सिमिलरली इधर में अपर हाफ और लोअर हाफ सेम पोटेंशियल्स पर जाएंगे, बिकॉज अपर हाफ एंड लोअर हाफ
बोथ आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट अपर हाफ और राइट अपर हाफ में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट लोअर हाफ और राइट लोअर हाफ के बीच में भी होगा। यानी इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर आ रहा है। और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कौन से कॉम्बिनेशन में होती है जहां पर दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस करा रहे हैं? पैरेलल। पैरेलल। इस वजह से पैरेलल मान रहे हैं इसको। ठीक है सर। ठीक है, इसी में और एग्जांपल देखो। इसी में ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर में एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 3 है और नीचे में जो डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 है। जो 3 वाला डाइलेक्ट्रिक है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया A/3 है और जो 5 है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया 2A/3। बताइए इसमें क्या कैपेसिटेंस आएगी? दो अलग अलग कैपेसिटर मानो उसको जल्दी से। सर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। हाँ वो डील। सर C1 तो हो जाएगा A0/d और C2 हो जाएगा। C1 मतलब ये कैपेसिटेंस ना। यस सर। कितना लिखे इसको? सर A0/d। 13A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d r। एक मिनट, हाँ बच्चा एक मिनट पहले C1 बताओ। C1 की वैल्यू सर A0/d। A/3 एप्सिलॉन सर इनटू k इंटू के k1 इंटू के मतलब 3 अपॉन d अपॉन डिस्टेंस। ये कैपेसिटेंस C2 and A0/3। 2A/3 एरिया एप्सिलॉन k2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 अपॉन d। उसके बाद ये पैरेलल में है। C1 प्लस C2 इज द आंसर वैल्यू। ये आपका नेट कैपेसिटेंस 29/6 A एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। 20 मैंने कैलकुलेशन नहीं की है बट अब इनको ऐड करना है। कितना बोल रहे हो आप ही का आंसर मान लो। 13/3 आ रहा है। A सर 13/3 आ रहा है। 13/3। जैसे 13/3 आ रहा है। तो वो 10/3 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, हाँ सर कैंसिल आउट नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. और ये सब पैरेलल प्लेट्स के अलावा भी मान लो स्फेरिकल कैपेसिटेंस है। अंदर रेडियस r है, बाहर का रेडियस मान लेते हैं 2r है। अंदर वाली पॉजिटिव प्लेट है, बाहर वाली नेगेटिव प्लेट। अगर डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली भर दे, प्लस माइनस के बीच में कंप्लीट डाइइलेक्ट्रिक हो जाए और उसकी वैल्यू कुछ k हो, सपोज डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू k, फॉर एग्जांपल 2, क्या बनेगा कैपेसिटेंस? डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है बिटवीन द इनर एंड आउटर कंडक्टर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है? नॉर्मल केसेस में डाइइलेक्ट्रिक के बिना याद करो, तो डाइइलेक्ट्रिक के बिना ये आंसर होता 4 एप्सिलॉन नॉट r into 2r। 8 एप्सिलॉन। ठीक, जहां जहां डाइइलेक्ट्रिक, सुनिएगा, जहां जहां डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल किया जा रहा है उसमें हमें सिर्फ एक काम करना होता है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसमें k का मल्टीप्लिकेशन K और बस इतना करिएगा। जब डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है
और जब डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यूज करेंगे। फिलहाल तो ये कंप्लीटली फिल्ड का एग्जांपल था, इसलिए हमने सिर्फ के मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। ठीक, कंप्लीटली फिल्ड में याद रखना, कंप्लीटली फिल्ड के मल्टीप्लाई, अदरवाइज मतलब पार्शियल फिल्ड। अब इसी एग्जांपल में अगर ये सिचुएशन बनती, ये आर है मान लें और ये 2R, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, हमने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक तो भरा, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कुछ डिस्टेंस तक है सर, सपोज 3R/2 रेडियस तक, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए इसको 3R मान लें, और सपोज डाई इलेक्ट्रिक इज ओनली अप टू द रेडियस ऑफ 2R, ये डाई इलेक्ट्रिक है, इसके बाद कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, यानी कि इसके बाद फिर एयर आ गई, पार्शियल वाला केस आ गया। इसकी अप्रोच क्या बनेगी, इसकी अप्रोच अलग अलग, हाँ, इसको कॉम्बिनेशन मानना, इसको हाँ, जो जितना पोर्शन डाई इलेक्ट्रिक में है, जितना पार्ट डाई इलेक्ट्रिक में है उसकी कैपेसिटेंस को C1 मान ले, और जितना पोर्शन बिना डाई इलेक्ट्रिक के है उसको C2 मान ले, विथ डाई इलेक्ट्रिक विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। C1 की वैल्यू, ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस है, तो फॉर्मूला लगेगा 4πε। C1 कैपेसिटेंस रेडियस R और रेडियस है 2R के बीच में, तो R इंटू 2R ओवर 2R माइनस R, लेकिन इसमें एप्सिलॉन नॉट R into K, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक भी है इंटू के, into K बोला, हाँ ठीक। C2 इज द कैपेसिटेंस फ्रॉम 2R टू 3R, 2R से 3R, फॉर्मूला इसका भी स्फीयर वाला 4πε 2R इंटू 3R अपॉन 3R माइनस 2R, इसमें कोई डाइइलेक्ट्रिक 24 ठीक। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है इसमें, सब पैरेलल है, पैरेलल मोड, नहीं देखिए प्लस माइनस, एक बार इसको ऐसे करिए, देखो ऐसे करो, जो C1 कैपेसिटेंस है उसका एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये माना जा रहा है, फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर, तो एक C1 कैपेसिटर आ गई, उसमें फर्स्ट कंडक्टर रेडियस R का है, सेकंड कंडक्टर रेडियस 2R का है, और इसका जो फर्स्ट कंडक्टर है वो प्लस टर्मिनल पर है। सेकंड कैपेसिटर की दो कंडक्टर्स कौन कौन सी हैं, बिकॉज कैपेसिटर में दो कंडक्टर हमेशा चाहिए आपको, कैपेसिटर C2 के दो कंडक्टर कौन कौन से, 2R और 2R and 3. यानी कि क्या, यानी कि ये जो 2R रेडियस वाला कंडक्टर है ये क्या कॉमन कंडक्टर नहीं हो गया C1 C2 के केस में? यस सर, यस सर, मैं यहाँ रेडियस नहीं दे रहा हूँ, C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट रेडियस R की है और सेकंड प्लेट रेडियस 2R की, कैपेसिटर C2 की फर्स्ट प्लेट 2R रेडियस की है और सेकंड प्लेट 3R रेडियस की है, तो 2R को तो कॉमन करिए ना, और जो 3R रेडियस वाली प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है इस टाइप से अगर बना रहे हो तो आप, सब तो Series. सीरीज है, और अगर ये सीरीज है तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 बनेगी, पैरेलल नहीं है ये। सर अगर पैरेलल कर देते तो कॉमन प्लेट ना मिलती है। हाँ, पैरेलल में कॉमन प्लेट आती नहीं है कहीं। आगे थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लगे भाई, यहाँ पर C1 C2 रखना है तो टाइम तो लगेगा। तो ये जो कंसेप्ट लर्न कर रहे हो ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी टाइप ऑफ कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक फुल्ली है, कंप्लीट है, तो उसकी कैपेसिटेंस को K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा डाइइलेक्ट्रिक थोड़ा सा एयर, या दो अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक या तीन अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक्स, उन केसेस में जितना पोर्शन डाइइलेक्ट्रिक का है उसको एक कैपेसिटेंस, जितना पोर्शन बिना डाइइलेक्ट्रिक के है उसको दूसरा कैपेसिटेंस, और फिर इन दोनों को डायग्राम के अकॉर्डिंग या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान सकते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान सकते हैं।
अब जैसे कि फिर से ये दो कंडक्टर्स और मान लो लोअर हाफ में एक डाइलेक्ट्रिक है और अपर हाफ को फिर से डिवाइड कर दे और यहाँ K1, यहाँ K2, यहाँ K3 इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक है। ये पोर्शन आपका D/2 है, ये पोर्शन भी D/2 है, ये एरिया A/2 है और ये वाला एरिया भी A/2 है। क्या कैपेसिटेंस बनेगी यहाँ पर? अब K1 और K2 सीरीज में होंगे, फिर उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो K3 के पैरेलल हो जाएगा। हाँ, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 3 कैपेसिटर बन गए। ठीक है, एक यहाँ कैपेसिटेंस बनेगी C1, एक यहाँ कैपेसिटेंस है C2 और यहाँ पर कैपेसिटेंस C3। तो एक C1 कैपेसिटेंस, उसके बाद C2 कैपेसिटेंस, ये सीरीज में, और इन दोनों के नीचे C3 है, मतलब कि वो इस तरीके से। और C3 और C1 दोनों प्लस टर्मिनल पे जाने चाहिए। C1 C3 बोथ एट द प्लस टर्मिनल। C2 और C3 वो भी माइनस टर्मिनल पे जाने चाहिए। अब आप बताओगे यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन कौन से सीरीज में, कौन कौन से पैरेलल? C1 C2 सीरीज में और तो इनका कितना आएगा? अगर ये सीरीज में है तो क्या आंसर आएगा इसका? तो C1 into C2 upon C1 plus C2 और उसका C3 और के साथ इसको जाता है, प्लस C3 से ऐड करेंगे। यानी कि फाइनल आंसर विल बी C3 plus C1 C2 upon C1 plus C2. Now what is C1? So C1 is the capacitance for the plate of area A/2 epsilon K1 over distance D/2. C2 कैपेसिटेंस यहाँ पर प्लेट एरिया A/2 एप्सिलॉन K2 अपॉन D/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, वो बाद में कर देंगे। C3 A/2 इज द एरिया एप्सिलॉन, बट ये पूरा डिस्टेंस है D और ऊपर K3 मल्टीप्लाई कर ले। बाकी इन सबको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर ला सकते हैं। क्या बनेगा? बोलो। सर एक सेकंड रुक जाइए। यस सर। रुके। भैया हमको रोक के गायब तो नहीं हो जाओगे? तो सर, हम हो रुके रहे। हो गया सर एक ऑब्जर्वेशन आ रही है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हम लोग जैसे कैपेसिटर्स को K1 into K2 अपॉन K1 plus K2 से फॉर्मूला बन रहा है सर सम करने। देखो बना सकते हो, लेकिन बहुत बेनिफिशियल चीज नहीं है। हम लोग हमेशा देखो लॉन्ग टर्म की बात करो, मतलब आज से 8 महीने बाद एग्जाम होगा, ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी हमें। यस सर। तो हमको सिर्फ ये समझना है, 3 कैटेगरीज हैं। एक बिल्कुल भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके थे। एक डाइलेक्ट्रिक पूरा है, उसमें K मल्टीप्लाई कर लेना होता है। एक थोड़ा डाइलेक्ट्रिक थोड़ा एयर, या 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक, 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक। इस टाइप के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बनाते जाओ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते जाओ और नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते जाओ। यस ये सर, पूरा फॉर्मूला फिर बढ़ेगा, फॉर्मूला लेस बढ़ेगा। फॉर्मूले को कम करना है। हाँ सर, आंसर आ रहा है A epsilon naught upon 2D K1 तो K2 ब्रैकेट में K1 K1 plus K2 upon plus K1 K3 K2 plus K3। ठीक सर सेम सही है उसका भी आंसर। ठीक ठीक है।
तो ये तो हो गया आपके कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक। इसमें और भी केसेस आएंगे, केसेस और भी हैं इस पे कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक। अब वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक्स, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाले केसेस भी आते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कंडक्टिंग प्लेट्स 1 and 2, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट इज एट अ पॉइंट x बराबर 0 और नेगेटिव प्लेट इज एट द पॉइंट x बराबर d। ये इनकी लोकेशंस है। इनमें डाई इलेक्ट्रिक है, लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट के बीच डाई इलेक्ट्रिक कंप्लीट डाई इलेक्ट्रिक का केस तो है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से तो कांस्टेंट है, बट वो फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x मतलब कि जो हम डाई इलेक्ट्रिक भर रहे हैं वो एक होमोजीनियस नहीं है, डाई इलेक्ट्रिक होमोजीनियस नहीं है। डिपेंड कर रहा है, x हाँ, इक्वल्स टू 0 पे अलग आएगी, x इक्वल्स टू d पे अलग। हाँ, कोई फंक्शन है, मतलब x का कोई फंक्शन है, से कुछ ऐसा k बराबर k नॉट प्लस कुछ, मैं ऐसे रैंडमली फंक्शन मान लो k बराबर k नॉट टाइम्स x डिवाइडेड बाय d, कोई भी एक फंक्शन मान सकते हो। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक, इसमें कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? अगर डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल फॉर्म में दिए जाए, मतलब कैलकुलस का एप्लीकेशन कराए, तो हम क्या करेंगे? सर फॉर्मूला वही यूज करेंगे, वहाँ पे dx यूज कर लेंगे। बस यस, इंटीग्रेट करेंगे कंपोनेंट्स। हाँ, आइसक्रीम की जो ब्रेक आती है ना, आइसक्रीम की ब्रेक, कभी आप किसी पार्टी वार्टी में जाओ तो जो वेटर होते हैं उसको काट काट के स्लाइसेस के फॉर्म में देते हैं। 2-3 तरीके की होती हैं। अगर आपको ब्रेक वाली आइसक्रीम लोगे, या घर पे भी अगर ब्रेक वाली आइसक्रीम आती है और उसको सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करते हो? नाइफ ली और उसको डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं। तो हम इस डाई इलेक्ट्रिक को भी कई सारे स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं, पतली पतली स्लाइसेस में। यस सर। उसमें से एक स्लाइस कंसिडर करेंगे जो dx थिकनेस की हो, यस सर। और वो जो dx थिकनेस की स्लाइस होगी उस स्लाइस की कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये जो स्लाइस है इसकी कैपेसिटेंस, उसको डीसी मान लें, इसको डीसी मानो, स्लाइस का कैपेसिटेंस है डीसी। क्या बनेगा डीसी? डीसी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्लाइस। तो इस स्लाइस का एरिया जो होगा वो तो उतना ही होगा ना जितना इस प्लेट का एरिया है। यस सर। एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय इस D। स्लाइस के अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक है, इस स्लाइस में डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज k नॉट x बाई डी अपॉन इस स्लाइस की थिकनेस क्या है? dx। ये dc आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्लाइस। और ऐसे न जाने कितनी स्लाइसेस काट सकते हैं इसमें से। यहाँ पर एक स्लाइस आएगी, यहाँ एक स्लाइस, यहाँ पर, अरे मालिक रुको भाई, 1 मिनट रुको, यहाँ पर बहुत सारी स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं इसको। हर एक स्लाइस का अपना कैपेसिटेंस होगा। पहली वाली स्लाइड की कैपेसिटेंस से DC1 आएगी, दूसरे वाले स्लाइस की कैपेसिटेंस से DC2 आएगी, तीसरे वाले की DC3 आएगी। ये कौन से कॉम्बिनेशन में लगेगी? सीरीज में। जो लोग ये कह रहे हैं, हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेट कर दोगे, आज तक कभी इंटीग्रेशन में dx का टर्म डिनोमिनेटर में देखा आपने? नो सर। नो सर। कौन सी कैलकुलस लगाओ फिर यहाँ पर? कैलकुलस में dx न्यूमरेटर में आता है। तो और सीरीज में जब आप नेट कैपेसिटेंस फाइंड करते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो फॉर्मूला बनता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन, व्हिच इज समेशन ऑफ 1 अपॉन CIth। इसी को जब इसी को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखो तो 1 बाय नेट कैपेसिटेंस विल बी, समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय DC, और 1 अपॉन DC जब करेंगे, इसका रेसिप्रोकल जब ले लेंगे तो dx ऊपर पहुंच जाएगा
ये आंसर है। और इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे x की, तो 0 से लेकर के 0 से d, इससे आंसर आएगा। आपको यहाँ से इंटीग्रेट करके कोई नहीं जा पाएगा, कैलकुलस में भी नहीं इसका कोई रूल है। बोलो भाई जल्दी बताओ। यस Yes, सर। sir. LND आएगा। हाँ मतलब जो भी है, बट प्रोसेस समझ आ रहा है कि नहीं? यस Yes, प्रोसेस समझ आ गया। LND आ रहा है क्या इसका आंसर? यस सर। यार वो दिक्कत कर जाएगा। वो मेरे ख्याल से दिक्कत हो जाएगी उसमें कि फंक्शन कुछ और d लेना। to the power -1 है, तो Sir, x d to square the कर power दीजिए ना। -1 dx LND। ठीक, वो अभी आप फंक्शन बदल देना, बाद में आ जाएगा आंसर यार। वो ओके सर। ये तो मैंने ऐसे रैंडमली चूज किया था आपको प्रोसेस समझाने के लिए। मतलब डाइलेक्ट्रिक विथ अ वेरिएबल कांस्टेंट, वो स्लाइसेस का कॉम्बिनेशन मानिए। और इसी का लास्ट केस जो है वो ये है, प्लस माइनस डाइलेक्ट्रिक भरा। ये जो प्लेट्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की हैं कुछ इस टाइप से, इनके बीच में डिस्टेंस है d, ये वाली विड्थ b है अंदर जो जा रही है, और ये जो हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं लंबा वाला, ये स्टार्ट हो रहा फ्रॉम y = 0 to y = L, एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नाउ वेरिएबल विथ y, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। पिछले क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक लेफ्ट से राइट की तरफ वेरी कर रहा था, इसमें डाइलेक्ट्रिक बॉटम से टॉप की तरफ वेरी कर रहा है। पैरेलल ले लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल वाला केस हुआ। लेना इसमें भी स्लाइसेस हैं आपको, इसमें भी एक स्लाइस कंसिडर करनी है यहाँ पर, dy थिकनेस का स्लाइस, और उस स्लाइस की कैपेसिटेंस है dc मान लें। dc बराबर जो स्लाइस है उसका राइट साइड पर एरिया कितना बनेगा सोचिए जरा। यहाँ पर ये नहीं, ये dy है, अच्छा और इधर dy into b। हाँ, इधर b है, इधर dy है, b dy एरिया एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि फंक्शन ऑफ y होगा, एरिया एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन डिस्टेंस। और अब की बार ये कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, ऐसे जितने भी स्लाइसेस लेंगे वो किस टाइप की सर कॉम्बिनेशन? पैरेलल में पैरेलल। हाँ, ये सब पैरेलल स्लाइसेस है। पैरेलल स्लाइसेस में आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 + C3 कर, dy का टर्म ऊपर। हाँ, और इसमें 0 से लेकर के L तक। ये हमारे डाइलेक्ट्रिक के जो वेरिएबल जितने पॉसिबल केसेस थे कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक का कंप्लीट लेक्चर है। जितने भी मतलब कंप्लीटली फील्ड, पार्शियल फील्ड, वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन सब का केसेस, यानी कि कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन विद डाइलेक्ट्रिक करना है तो जितना आज पढ़ाया गया है यही सब कुछ आएगा, एक्सेप्ट एक दो बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो बाद में कराए जाएंगे। मेजॉरिटी 95% तक के क्वेश्चन कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक वाले कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है जी सर। यस सर। यस सर। सर ठीक, हाँ सर एक शीट दे दीजिएगा, और सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को